हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो देखो, आज जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो का टॉपिक होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में ये चीज़ें क्या क्या होती हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम से बनी हुई है, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब किसी एक्ट के थ्रू कोई चीज़ नहीं बनी थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली मैंने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट किया, तो मैं इसको इंडियन पॉलिटी नहीं कह के ऐसा बोल सकता हूँ राजस्थान पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज जो स्पेसिफिक है ना, जो एग्जाम से ही वाले जो मैं चीज़ें बताऊँगा, ये आप कह सकते हो कि प्रॉपर पॉलिटी तो पढ़ाऊँगा, बट मैं क्या ज़्यादा स्पेसिफिक, क्या मेरा ध्यान किसकी तरफ रहेगा, राजस्थान की तरफ, क्योंकि हम क्या राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की। ठीक है, तो इसलिए मैंने नाम इसका इंडियन पॉलिटी लिखा है, पब्लिक सर्विस कमीशन। बट हम पढ़ेंगे क्या, राजस्थान की बात करेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर भी कौन सा टॉपिक है। तो टुडेज टॉपिक इज यूपीएससी, एसपीएससी, जेएसपीएससी एंड आरपीएससी। ठीक है, अब ये सब क्या है, ये सारे क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन से, इसलिए इनका मैंने यहाँ पर अलग से नहीं लिखा, मैंने सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन लिखा है। ठीक है, तो मतलब यूपीएससी तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन यूपीएससी से अपन क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, एक एसपीएससी पढ़ लेंगे और आरपीएससी पढ़ लेंगे। आरपीएससी का मतलब पता है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। एसपीएससी मींस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड यूपीएससी मींस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो आज के कंटेंट क्या क्या है, यूपीएससी विच इज़ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर एसपीएससी हो गया, फिर जेएसपीसी हो गया जो कि जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और आरपीएससी हो गया विच इज राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं अपना कंटेंट जो आज पढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले ये बोलता हूँ, और क्या हम थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि फटाफट ही कोर्स हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी कि सर पॉलिटी के भी निकालो, हिस्ट्री के भी निकालो, आर्ट एंड कल्चर के निकालो, तो मैं धीरे धीरे सारी वीडियोस निकाल दूंगा। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो, स्पेशली मैंने कंटेंट्स लिख दिए। अब हम कैसे पढ़ेंगे, देखो इसको हम थोड़े से डिटेल में पढ़ेंगे। कैसे डिटेल में, इन द सेंस कि हमको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। ठीक है, तो ये मेरे बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देख लेना। बट स्टार्ट करते सीधी सी बात, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब सिंपल सा अगर मैं बोलते ना नट शेल के अंदर सिंपल सा चीज़ बताऊँ, तो यूपीएससी एक संस्था है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच इज़ solely dependent or solely the responsible means body which conducts exams or which is responsible for the recruitments of the employees in the government exams। मीन्स एक तरह से जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब बड़े बड़े जो ओहदे होते हैं, बड़े बड़े जो पोस्ट होते हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, एज़ कम्पेयर टू लाइक यूपीएससी, सीडीएस, इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन स्टैटिकल सर्विस, जो ये बड़े बड़े जो पोस्ट होती है ना, इन सब के जो एग्ज़ाम्स है वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो मेन चीज़ आपको ध्यान पड़ जाएगा कि ये एक तरह से मैं इसको कह सकता हूँ कि दिस इज़ कॉल्ड एज द वॉच डॉग्स ऑफ द मेरिट ऑफ सेंट्रल। ठीक है, तो वॉच डॉग ऑफ मेरिट बोल सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो इसका नाम दूसरा क्या है, वॉच डॉग ऑफ मेरिट। ठीक है, नाउ एज मैंने बोला जैसे वैसे वैसे मैंने लिखा हुआ यहाँ पर, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज द सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी इन इंडिया। मीन्स सेंट्रल रिक्रूटिंग मतलब कि सेंट्रल के अंदर अगर बात करें, सेंट्रल में कौन सा मतलब एग्ज़ाम दिलवाते हैं जिससे जो भी लोग सेलेक्ट होते हैं गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स के अंदर, ताकि उनको जॉब मिलती है गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसके लिए ये मतलब एक तरह से कह सकता हूँ कि ये मतलब डिपेंड करता है। और इसी का डिफिनेशन है, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज द सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी इन इंडिया। नाउ मैंने पहले से बोला हुआ कि दिस इज व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच मीन्स इट इज़ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सो दिस थिंग यू नीड टू लर्न देन इन द सेंस दैट इट हैज़ बीन डायरेक्टली क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब पहले बता दिया था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम ही ये बन गया था। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में एज अ एक्ट या किसी लॉ के थ्रू इनेक्ट होकर पास हुआ है। ठीक है, तो वो होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती है, जो कि क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस इज कॉल्ड एज द वॉच डॉग्स ऑफ मेरिट लिस्ट, देन यू विल आंसर यूपीएससी। ठीक है, फिर बाद में बात करेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं, तो दिस इज व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, अब पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक आते हैं। तो देखो आर्टिकल आपको एकदम रट लेना है, 315 से 323 के बीच में इसके आर्टिकल आते हैं, किसके, यूपीएससी के। ठीक है, और ये कौन सा पार्ट होता है हमारे पास, दिस पार्ट इज व्हाट 14th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज़ याद रखनी है कि आर्टिकल 315 से 323 और पार्ट कौन सा है, 14। ठीक है,
अब इसकी कंपोजिशन का मतलब होता है कितने इसमें मेंबर होते हैं, कितने लोग होते हैं। तो देखो अभी सेंट्रल के अंदर यूपीएससी में ऐसा फिक्स नहीं किया हुआ है, बिकॉज एक तो चेयरमैन होता है, देखो बेसिक पता है, बट मेंबर्स के 8 से 10 में वेरी कर सकते हैं। तो मैं अगर टोटल सम करके बताऊँ तो 9 से 11 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो करंट के अंदर शायद 9 मेंबर्स है, तो चेंज हो सकते हैं, कभी कभार 10 भी होते हैं, कभी कभार 11 होते हैं। तो आपको बस ये याद रखना है कि एक तो चेयरमैन होता है और 8 मतलब 9, हाँ 8 से 10 होते हैं मेंबर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है दूसरा, मतलब तीसरा क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, टेन्योर मीन्स इनका कितने साल तक इनका बोलते हैं कि अपनी पोजीशन पे रहते हैं, और कौन सी ईयर है जब इनका रिटायरमेंट हो जाता है, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं कोई कोई भी एक्स आदमी सेलेक्ट हो गया एज अ मेंबर और एज अ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, ठीक है। उसके बाद में उसकी एज कितनी है, अगर मान लेते हैं उसकी एज है लेट से 59, ठीक है। लेट से उसकी एज है 59, तो 59 के बाद में वो 6 साल काम कर सकता है, मतलब उसका टेन्योर कितना हो जाएगा, 6 ईयर्स का। और मान लेते हैं अगर उसकी एज लेट से 62 एज है, ठीक है, और वो वहाँ पर यूपीएससी का मेंबर या चेयरमैन जो भी बना है, तो उसके बाद में ऐसा बोल सकते हैं ना कि टेन्योर तो 6 साल का होता है, लेकिन उसकी रिटायरिंग एज कितनी हो जाएगी, 65, 3 साल में, तो 3 साल में रिटायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने स्लैश इसलिए बनाया, स्लैश का मतलब ये होता है कि या तो 6 साल वो काम करेगा, ठीक है, और अगर 6 साल के दौरान वो 65 साल से क्रॉस कर गया देन ही नीड टू बी रिजाइन, मतलब ही नीड टू बी रिटायर्ड, नॉट रिजाइन। तो यहाँ क्या लिखा, 6 साल या 65 ईयर्स ऑफ रिटायरिंग एज। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। फिर बाद में इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो इसका अपॉइंटमेंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। अब जो अपॉइंटमेंट करता है वहीं पे रेजिग्नेशन जाएगा, कॉमन सेंस है। तो इसका रेजिग्नेशन कहाँ पर जाएगा, टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आल्सो। अब यहाँ पर देखो क्वालिफिकेशन की जब बात करते हैं तो ऐसा क्या परफेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रेस्क्राइब नहीं किया हुआ है, बट ऐसा एक चीज़ लिखी हुई है कि दैट हाफ जो मेंबर्स हैं ना, उनको ऑफिस में 10 साल तक इंडियन स्टेट गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट के अंदर रहने की मतलब कंपलसरी है। कहने का मतलब है कि नो क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट दैट हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी सच अ पर्सन हु हैव हेल्ड ऑफिस ऑफ एट लीस्ट 10 ईयर्स आइदर इंडियन या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मतलब कि ऐसा फिक्स नहीं बताया, बट ऐसा बोला हुआ है कि एटलीस्ट 10 साल के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। वो मैटर नहीं करता है इंडिया लेवल का है या स्टेट लेवल का, बट ही नीड्स टू बी गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। इससे क्या होता है, इसका एक क्वालिफिकेशन टाइप में मैं, इट्स नॉट कंपल्सरी बट इट इज़ कंपल्सरी, बट इट्स नॉट रिटन इन लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं, और देखो बात करें, अब देखो मान लेते हैं कि अगर यूपीएससी का चेयरमैन नहीं है, तो चेयरमैन नहीं होगा तो चेयरमैन तो कुछ तो होगा ना, बिना चेयरमैन काम चलेगा नहीं, तो उसका कोई एक्टिंग चेयरमैन वाला सिस्टम बना सकते हैं। अब एक्टिंग चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है, तो देखो चेयरमैन को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, तो एक्टिंग चेयरमैन को भी प्रेसिडेंट ही करेगा। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट एक्टिंग चेयरमैन इफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन फॉल्स वेकेंट और व्हेन चेयरमैन इज अनेबल टू डू परफॉर्म हिज ड्यूटी, ठीक है। मतलब कहने का है कि अगर मान लेते हैं वेकेंट हो जाए, वेकेंट देखो वेकेंट काफ़ी चीज़ की वजह से होती है, जैसे या तो वो रिजिग्नेशन दे देता है, या उसका रिमूवल हो जाता है, या वो इल हो जाता है, बीमार हो जाता है, या कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, जैसे रेजिग्नेशन या जैसे ही वो इसकी पोस्ट वेकेंट होगी, तो ऐसा थोड़ी होता है कि पोस्ट वेकेंट होते ही हाथों हाथ रिलेक्शन हो जाए, नहीं हो सकता। तो उस टाइम में क्या होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या तो उनके मेंबर्स में से किसी को ना सीनियर मोस्ट या जो भी प्रेसिडेंट अपने हिसाब से देख सकता है, वो उसको सेलेक्ट कर सकता है एज एक्टिंग चेयरमैन, मतलब वो चेयरमैन के रूप में काम करेगा। कब तक, जब तक री इलेक्शन नहीं हो, मतलब जब तक री इलेक्शन नहीं होगा, साल भर हो जाएगा नहीं होगा, लेकिन तब तक वो ही रहेगा एक्टिव चेयरमैन। सो ही कैन रिमेन अंटिल द री इलेक्शन। सो इट इज़ सिंपल, ठीक है। तो एक्टिंग चेयरमैन वाली भी कंफ्यूजन क्लियर, क्वेश्चन आ जाएगा तो इसका भी आप आराम से बना सकते हो। अब रिमूवल देखते हैं, तो देखो इसका रिमूवल कैसा है। सो चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। अब इसका भी रिमूवल कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट ही करेगा, क्योंकि अपॉइंट भी वही कर रहा है, रेजिग्नेशन भी वहीं जा रहा है, और एक्टिंग चेयरमैन भी प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं, ठीक है। तो रिमूवल भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही करेंगे, ठीक है। नाउ अंडर विच रिकमेंडेशन, देखो प्रेसिडेंट खुद तो कुछ करेगा नहीं, क्योंकि उनका देखो अपने यहाँ से इंडिया के अंदर बात करें तो सुप्रीम जो पावर है ना, सुप्रीम पावर प्राइम मिनिस्टर के पास में होती है, जो मिनिस्टर्स होते हैं लोकसभा के, ठीक है। और प्रेसिडेंट इज लाइक नॉमिनल हेड, नॉट रियल हेड। तो सो रियल हेड कौन से होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो प्रेसिडेंट के हर जगह साइन लगते हैं, हर जगह प्रेसिडेंट के नाम से ही काम होता है। तो यहाँ पर भी क्या है, रिमूवल होगा चेयरमैन का और मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, बट अंडर वन कंडीशन, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो एससी का मतलब क्या होता है, दिस इज सुप्रीम कोर्ट से, डोंट नीड टू बी कंफ्यूज, दिस इज नॉट शेड्यूल कास्ट, दिस इज लाइक एससी। एससी मैं नीचे देता हूँ यहाँ पर, एससी मीन्स
सुप्रीम कोर्ट नीचे लिख दिया ताकि कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। अब कौन कौन से रीजन, डेट ही इज एडजर्ड ऑन इंसॉल्वेंट, ही इज एंगेज ड्यूरिंग टर्म इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ड्यूटीज ऑफ ऑफिस या मिसबिहेवियर। 3-4 ऑप्शन बनाए, या तो वो इंसॉल्वेंट है मतलब अपना काम नहीं कर पा रहा है, दूसरी बात वो अपनी एम्प्लॉयमेंट करते करते कहीं और पैसा कमा रहा है मतलब कहीं और एम्प्लॉयमेंट कर रहा है आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस, या और लास्ट में क्या, मिसबिहेवियर। तो ये 3 ऑप्शन है, तो तीनों ऑप्शन आप आराम से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या याद रखना है कि इसका रिमूवल कौन करता है, प्रेसिडेंट, और किसकी रिकमेंडेशन पे करता है, सुप्रीम कोर्ट की। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट पे एंड अलाउंसेस, मतलब इसकी जो सैलरी, इसकी जो अलाउंसेस होते हैं जो यूपीएससी के जो मेंबर्स या चेयरमैन के, वो कहाँ से होते हैं, दैट इज चार्ज बाय द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, ठीक। कंसोलिडेटेड फंड तो ऑफ इंडिया से नॉर्मल बनती सैलरी, और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है विच इज़ फिक्स्ड एंड विच इज़ ओनली यूजफुल इन द नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी कैन नॉट बी एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है कि यूपीएससी का जो चेयरमैन है वो वापस मतलब एलिजिबल नहीं होगा किसी भी जॉब करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। हाँ, बट एक्सेप्शन ये है कि ही कैन बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और एसपीएससी बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट। मीन्स कि अगर चेयरमैन यूपीएससी का है, ठीक है, वो दूसरी गवर्नमेंट जॉब तो नहीं कर सकता, अगर इसको करनी है तो वो यूपीएससी का रीअपॉइंटमेंट हो सकता है एज अ चेयरमैन, या एसपीएससी मीन स्टेट का, किसी स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका चेयरमैन बन सकता है, ठीक है, लेकिन अदर एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। ऑल्सो ही इज़ नॉट री एलिजिबल फॉर सेकेंड टर्म ऑफ द टेन्योर। मीन्स जैसे मान लेते हैं कि चेयरमैन अभी यूपीएससी का बन गया, ठीक है, तो वो अपनी सेकंड टर्म पे नहीं कर सकता। मतलब जैसे मान लेते हैं यूपीएससी का वो बंदा है, ठीक है, और वो बना है तो अपनी जगह पे नहीं आ सकता, वो सेम टू सेम जगह पे वो स्टेट पीसीएस में कर सकता है या यूपीएससी का मेंबर बन सकता है। एज ये मेंबर्स के लिए लिखा हुआ है स्पेशली, जो ही इज़ नॉट री एलिजिबल फॉर सेकंड टर्म। जैसे कोई मेंबर यूपीएससी का, वो अपनी जगह पे नहीं आएगा, वो या तो यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है या एसपीएससी का चेयरमैन या एसपीएससी का मेंबर बन सकता है। नाउ द यूपीएससी कॉल्ड एज वॉच डॉग्स ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया, दैट इज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। मतलब यूपीएससी को क्या बोला है कि इट इज़ कॉल्ड एज वॉच डॉग्स ऑफ मेरिट सिस्टम ऑफ इंडिया या इन इंडिया, ठीक है। तो अपन ने यूपीएससी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, देखो ये वाली स्लाइड है, इस स्लाइड में क्या होता है, क्वेश्चन पूछते हैं, और एज अ कंपेयर मैं करूँ राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान में जो भी एग्जाम आते हैं मैटर नहीं करता, आरएस पढ़ रहे हो, वीडियो पढ़ रहे हो, पटवार पढ़ रहे हो, आप शिक्षक वाली तैयारी कर रहे हो, मतलब सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या थर्ड ग्रेड या रीट, उन सब के अंदर क्या होता है कि यहाँ से डायरेक्ट हिट करता है क्वेश्चन, ठीक है ना। मतलब डायरेक्टली क्या आर्टिकल क्वेश्चन पूछता है। देखो पॉलिटी इज़ लाइक, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ईजी टू मॉडरेट होती है, लेकिन अगर पॉलिटी को टफ बनाना है ना तो वो आर्टिकल के अंदर डायरेक्ट हिट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, टू द पॉइंट। तो वो चीज़ हार्ड हो जाती है ना, उस चीज़ को हमको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, ठीक है। तो वैसे इसमें क्या सारे आर्टिकल लिख दिए 315 से 323। तो 315 वाला जो आर्टिकल है वो क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स। मतलब इसी 315 के अंदर एसपीएससी, यूपीएससी और जेएसपीएससी ये सब के बारे में मतलब लिखा हुआ है कि ये चीज़ें होती कमीशन। 316 में क्या है कि अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स। तो मतलब अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स, मतलब अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनके टर्म या टेन्योर कितने होते हैं, और इनका कंपोजिशन क्या होता है, तो वो सब किस में आएगा, 316 में, ठीक है। कंपोजिशन भी पूछेगा तो 316 में आएगा। अब अगर अपॉइंटमेंट 316 में हुआ है तो 317 में क्या होगा, रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसका रिमूवल या सस्पेंशन किसी मेंबर का होगा पब्लिक सर्विस कमीशन को, किस में आएगा, 317 में। 318 में क्या आएगा, पावर टू मेक रेगुलेशन एज टू कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स एंड स्टाफ ऑफ द कमीशन। तो पावर्स टू रेगुलेशन मतलब कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड मेंबर्स, उसके बाद कोई रूल्स बनाने या रेगुलेशन बनानी, तो 318 है। 319 में इंपॉर्टेंट ऐसे है कि ये जरूर याद कर देना कि प्रोहिबिशन एज टू द होल्डिंग ऑफिसेज बाय द मेंबर्स ऑफ द कमीशन ऑन सीजन टू बी सच मेंबर्स। मतलब प्रोहिबिशन करना, जो भी ऑफिसेज है जो मेंबर्स होल्ड कर रहे हैं कमीशन में, तो कुछ दूसरे अगर जगह चले जाते हैं अपनी काम करते करते, तो उनको होल्ड करना या उनको प्रोहिबिट करना, वो क्या है, 319। 320 में क्या है, फंक्शंस लिखे हुए कि पब्लिक सर्विस कमीशन क्या क्या फंक्शन करता है। तो मैंने आपको फंक्शन वैसे ही बता चुका हूँ कि दिस इज सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी, ये एग्जाम्स दिलवाते हैं, कंडक्ट करवाते हैं, और इससे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ मतलब जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो नए नए आते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। फिर 321 के अंदर के पावर टू एक्सटेंड फंक्शन, तो मतलब एक और पावर मिल जाता है 321 के अंदर कि इसके पावर्स और एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब एक तरह से कह सकता हूँ दिस इज कॉल्ड एज द एक्सटेंशन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन।
नाउ 322 इज कॉल्ड एज एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब खर्चे कितने होते हैं। और 323 क्या है, रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये देखो थोरोली मैंने 315 से 323 आर्टिकल बता दिए, इसको भी अच्छी तरह से याद कर लेना और अपने नोट्स बुक के उसकी नोटबुक्स में अच्छी तरह से लिख दो। और नहीं तो ये पीडीएफ तो अवेल करा ही लूँगा, जैसे वीडियो भी चल रही है, रिलीज़ हो रही है, तो 2-3 घंटे बाद में इसकी जो पीडीएफ है मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, आपसे बस देखो एक ही चीज़ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, तो बस इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने आसपास जो भी तैयारी करे सबको भेजो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में आपको इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द राजस्थान सर्विस। ठीक है, अब हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ व्हाट, SPSC विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब हमने क्या बात करी थी कि यूपीएससी बात करी, तो हमने क्या बात किया, दिस इज मेरिट सिस्टम ऑफ सेंटर। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब स्टेट में भी होगा, तो स्टेट का इसका मतलब क्या है कि सिमिलर टू यूपीएससी एट सेंटर, SPSC इज एट द स्टेट लेवल। ठीक है, और इसका भी कोई अलग आर्टिकल नहीं है, सेम आर्टिकल्स है विच इज़ व्हाट 315 टू 323 और दिस इज ऑल्सो पार्ट 14। ठीक है, अब कंपोजिशन क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या होता है, कंपोजिशन अलग अलग होता है। कैसे, क्योंकि हर स्टेट के अंदर अलग अपनी अपनी स्टेट PCS है। ठीक है, उसके हिसाब से सबके अलग अलग कंपोजिशन है। तो बेसिक तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि इनका एक तो चेयरमैन होगा और अदर जो मेंबर होंगे विच वॉज फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द कंसर्न ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है, ये लिखना पूछ गया है, मतलब भूल गए हैं, अंडर द कंसर्न ऑफ गवर्नर ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, तो जिस भी स्टेट का है उसके कंसर्न के अंदर जो भी मेंबर्स है वो फिक्स करे जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में राजस्थान का भी पढ़ेंगे अच्छी तरह से डिटेल में, पहले ये पढ़ लेते हैं। अब इनका टेन्योर क्या है, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इनका टेन्योर है 662 ईयर्स ऑफ रिटायरमेंट एज। हमने जब यूपीएससी पढ़ा था तो यूपीएससी में था 6 साल तो था, बट 65 साल था, कितना था 65 ईयर्स, और यहाँ पर कितना 62 ईयर्स। तो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन द यूपीएससी एंड स्टेट PCS। यूपीएस में 65 साल में रिटायर हो जाता है आदमी और यहाँ पर 62 साल में रिटायर होता है, और दोनों का टेन्योर 6 साल ही सेम। अब वहाँ पर अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। यहाँ पर कौन करेगा अपॉइंटमेंट, गवर्नर। यहाँ पर रेजिग्नेशन भी किसको देंगे, गवर्नर को। बट यहाँ पर एक कैच ऐसा है कि यहाँ अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन दोनों गवर्नर के साथ में होता है, बट यहाँ पर जो मेंबर होगा SPSC का उसको हटा कौन पाएगा, ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से मतलब क्या एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि हमको पता है कि इससे मैं यूपीएससी की बात करूंगा तो उसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। उसको हटाता भी कौन है, प्रेसिडेंट। उसके रेजिग्नेशन कहाँ पर जाते हैं, प्रेसिडेंट को जाते हैं। तो अगर SPSC की बात करूँ तो SPSC में क्या होता है, जैसे RPSC की बात करता हूँ तो उसमें जो मेंबर्स उसको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर। गवर्नर रेजिग्नेशन या मतलब जो उनके मेंबर्स रेजिग्नेशन किसको देंगे, गवर्नर को। तो लोग क्या समझेंगे भाई रिमूवल भी गवर्नर करेगा, बट यहाँ पर ये चीज़ है कि यहाँ पर रिमूवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करेगा। ठीक है, आगे में लिखा हुआ है। नाउ SPSC इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉच डॉग्स ऑफ मेरिट इन द स्टेट, मतलब वॉच डॉग्स ऑफ मेरिट वो था सेंटर के अंदर, ये था स्टेट्स के अंदर। अब द चेयरमैन एंड द अदर मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर सेकंड टर्म, बट दे कैन होल्ड ऑफिस इन चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी और अदर। मतलब चेयरमैन और जो मेंबर है जैसे कोई भी SPSC के, वो खुद की जो टेन्योर वहाँ पर तो वापस नहीं आ सकते, बट उसके अलावा दूसरे स्टेट के मतलब SPSC है वहाँ पर जा सकते हैं या यूपीएससी के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते। अब ये दो चीज़ मैंने क्या लिखा था, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट, मतलब इनके बारे में लिखा हुआ है कि हिस्ट्री के अंदर बात करें तो इनका हिस्ट्री में कहाँ कहाँ मतलब मैंशनड है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया था, जिसमें सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में बनी थी। फिर गवर्नमेंट ऑफ 1935 एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके अंदर इसको अलग कर दिया गया था, फेडरल PCS, प्रोविंशियल PCS या जॉइंट PCS। तो एक तरह से कह सकते हो फेडरल PCS आज के टाइम में UPSC, प्रोविंशियल PCS का मतलब आज के टाइम पे SPSC विच इज स्टेट PCS जो कि RPSC राजस्थान का है, एंड जॉइंट PCS मतलब अगर एक स्टेट का, दो स्टेट का, छोटे स्टेट या उसमें इतना एडमिनिस्ट्रेशन है नहीं, वैल्यू में मतलब लेवल कम है, तो दो स्टेट का एक साथ बना सकते हैं। ठीक है ना, PCS वो भी जस्ट पढ़ेंगे इसके अगली वाली स्लाइड में। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि द रिमूवल, दिस इज डन ओनली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू that the president can remove them on the same ground in the same manner as he can remove chairman or the member of UPSC। मतलब प्रेसिडेंट सेम स्टाइल से, मतलब सेम टाइप से ही उनको रिमूव कर सकता है जैसे यूपीएससी में होता था। यूपीएससी में मैंने देखा था कि कोई एक तो पहला बोलता इंसॉल्वेंट होगा, या अपने जो काम कर रहा है उसके अलावा कहीं और जगह काम कर रहा है उसमें भी, या एज ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट अनफिट टू कंटिन्यू पर्सन इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, मतलब मिसबिहेवियर। तो जो हमने पढ़ा था उसमें कि यूपीएससी के मेंबर को कैसे हटा सकते हैं, 3 अपने ऑप्शन पढ़े थे, सेम टू सेम ऑप्शन होंगे, और यहाँ पर भी प्रेसिडेंट की हटाएगा, वहाँ पर भी प्रेसिडेंट हटाएगा। ठीक है, अब एक्चुअल में ऐसा है कि जो हम बात करते हैं क्या 6 साल और 62 साल इनका टेन्योर, तो ये एक्चुअल में पहले था 60 साल, लेकिन ये 41st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976
इसके अंदर क्या था 62 तक कर दी गई थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जिस विच इज़ कॉल्ड एज JSPSC। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखो मैंने बताया आपको 2-3 स्टेट के एक साथ अगर मैं कोई पब्लिक सर्विस कमीशन बना दूँ स्टेट्स के या प्रोविंसेस के पुराने टाइम के अंदर, तो उनको क्या बोलते हैं, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब यूपीएससी एंड एसपीएससी आर क्रिएटेड डायरेक्टली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो ये बता चुका हूँ मैं कि यूपीएससी और एसपीएससी ये दोनों क्या है, डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से बना चुके हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। बट JSPSC कैन बी क्रिएटेड बाय, या कैन बी नहीं है, इज वॉज क्रिएटेड, दिस इज वॉट वॉज क्रिएटेड, नॉट कैन बी, दिस इज ऑलरेडी क्रिएटेड। So JPSCs was created by an act of parliament on the request of state legislature concerned। मतलब 2-3 स्टेट अगर मिलके एक साथ कंसर्न करके पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट बनाए, उस एक्ट के अंदर बोले कि चलो 2-3 स्टेट हैं उन सबको मिलके हम एक ही बनाना चाहते हैं, क्योंकि बिकॉज हमारा इतनी पॉपुलेशन नहीं है, हमारा इतना एडमिनिस्ट्रेशन इतना मजबूत नहीं है और हमको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस हिसाब से क्या है, 2-3 स्टेट के आप जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकते हैं। ठीक है, the JSPSC is a statutory body, not a constitutional body, so this need to be very clear। Means यहाँ पर ये आपको ध्यान होना चाहिए कि यूपीएससी और एसपीएससी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे ही बन गए थे। बट जो JSPSC है, मतलब जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी और इट इज कॉल्ड एज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपने यूपीएससी और एसपीएससी पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट JSPSC आ गया तो आपने क्या मतलब इंटरप्रेट किया कि जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो दिस इज ऑल्सो पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यू विल आंसर दैट दे आर लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बट द actually is it is not a constitutional body, it is a statutory body, because ये एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, ये बाद में एज अ एक्ट पार्लियामेंट पास हुआ था और जो कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर है उन्होंने की वजह से ये बना था, तो इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सो यहाँ पर क्या इसके भी चेयरमैन होंगे, इसके भी मेंबर होंगे, तो ये तो अपॉइंटेड कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करेगा। इनका टेन्योर भी 6 साल 62 साल होता है, जैसा स्टेट पीसीएस का होता है। फिर इसको रिमूवल भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करेगा। अब नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ JPSC एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, दिस इज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड। ठीक है, तो JSPSC का मतलब आपको सिंपल समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ क्या है, इसमें क्या चीज़ अलग है। पहली चीज़ तो अलग है कि दिस इज स्टैट्यूटरी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, इसके टेन्योर वेन्योर सब कुछ एक ही है और ये क्रिएटेड एज एट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। अब हम बात करेंगे जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आज का हम टॉपिक सबसे मेन टॉपिक है, ज़्यादा लंबा नहीं है, तो इतना ही है। ठीक है, विच इज़ वॉट राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज RPSC। ठीक है, इसका सेंटर कहाँ पर है, अजमेर के अंदर, सबको पता है। आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो, आप सेलेक्ट हो गए तो आपको जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं कराना पड़ेगा। ठीक है ना, बिल्कुल। एक बोल सकता है कि एक अच्छा लगेगा आपको, ये चीज़ बोल रहा हूँ। नाउ कब एस्टैब्लिश हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो RPSC वॉज एस्टैब्लिश ऑन 20 अगस्त 1949 बाय द राज प्रमुख अंडर द आर्टिकल 315 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद द पार्ट 14। अब उस टाइम राज प्रमुख थे, राज प्रमुख की पोस्ट ही चेंज करके गवर्नर की पोस्ट कर दी गई थी। ठीक है, तो 20 अगस्त 1949 डेट याद कर लो, उस दिन राज प्रमुख के अंडर, मतलब बाय द राज प्रमुख और आर्टिकल 315 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विथ पार्ट 14 मतलब RPSC का गठन मीन्स एस्टैब्लिशमेंट हो गया था। तो बाद में आफ्टर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि देखो ये हो तो गया था बट वहाँ पर क्या अभी सेंटर नहीं पता था कि कहाँ पर इसका मेन ऑफिस करेंगे। तो आफ्टर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन द सत्यनारायण राव कमेटी सेंटर ऑफ यूपीएससी नॉट RPSC ट्रांसफर टू अजमेर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो RPSC के राजस्थान में पूछो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बन सकता है कि इसके इस्टेब्लिशमेंट डेट एग्जैक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो 20 अगस्त 1949। फिर किसके थ्रू हुआ था, बाय राज प्रमुख, जो कि गवर्नर की पोस्ट बाद में बनी। फिर बोलेंगे कि ये किसके, मतलब किस कमेटी के अंडर इसके जो ट्रांसफ़र है अजमेर कर दिया गया था, मतलब इसकी जगह जो सेंटर अजमेर बना दी गई थी, तो नाम क्या होगा, सत्यनारायण राव कमेटी। नाउ क्वेश्चन बन सकता है कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ RPSC, देन इट वाज SK घोष। यहाँ पर तो हर लाइन आपको याद करनी पड़ेगी, बिल्कुल। ठीक है, तो पहला जो RPSC का चेयरमैन कौन था, SK घोष। ठीक है, अब बात कर सकते हैं सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका है, तो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट टेन्योर देवी शंकर तिवारी, इनका था सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट टेन्योर, लंबा। तो सबसे पहला पूछ सकते हैं विच इज़ SK घोष। सबसे लंबा टेन्योर किसका था, कि देवी शंकर तिवारी। और आज में करंट में कौन है प्रेसिडेंट या प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ RPSC, तो का नाम है कैलाश चंद मीणा। तो आज के टाइम में जो करंट चेयरमैन है विच इज़ कैलाश चंद मीणा।
अब राजस्थान का कंपोजिशन क्या क्या ये पूछ सकते हैं। तो राजस्थान कंपोजिशन एक तो चेयरमैन और 7 मेंबर है, तो टोटल 8 मेंबर्स का आज का कंपोजिशन है किसका, आरपीएससी का। अब इनकी जो ओथ होती है, मतलब शपथ लेते हैं, ये किसके सामने लेते हैं, ये लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और हिज नॉमिनी। और अगर यूपीएससी की बात करें तो वो प्रेसिडेंट नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने करते हैं या उनके हम नॉमिनीज के। तो अगर आरपीएससी की बात करूँ तो ओथ किसके सामने लेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट विच इज़ राजस्थान हाई कोर्ट, जिसका सेंटर कहाँ पर है, मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जोधपुर में, और उसकी एक और बेंच कहाँ लगती है, जो जयपुर में। अब यहाँ पर आरपीसी का सेक्रेटरी भी होगा, और वो क्या होगा, एक आईएएस ऑफिसर होगा, रिक्वायर्स प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नर बिफोर एनी एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट की टाइम डेट पूछ लेगा, आर्टिकल पूछ लेगा, पार्ट पूछ लेगा कि कौन सी कमेटी में अजमेर बना, पहला कौन था चेयरमैन, लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका था, प्रेजेंट में कौन है, कितने इसकी कंपोजिशन, कितने मेंबर्स है, ओथ किसके सामने लेते हैं, इसके सेक्रेटरी क्या होता है, इसकी प्रायर कमीशन होती है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और बाकी जो चीज़ें होती है मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि बाकी सब चीज़ें स्टेट पीसेस वाली ही चीज़ें हैं। कौन सी चीज़ें कि इनका टेन्योर 6 साल 62 साल होता है, फिर अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, रेजिग्नेशन भी गवर्नर को देना पड़ता है, इनका रिमूवल कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, दिस इज कॉल्ड एज वॉचडॉग्स ऑफ मेरिट ऑफ राजस्थान। फिर दूसरी जगह अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब अपनी जो सेम टू सेम जो टेन्योर है वहाँ पर नहीं आ सकते सेकंड टर्म के लिए, और दूसरे गवर्नमेंट ऑफिस में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनके रिमूवल पढ़ लिया था अच्छी तरह से अपन ने, और इनके जॉमेंट अपन ने सब कुछ पढ़ लिए थे, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो इस वीडियो हमने क्या क्या कंप्लीट किया, तो मैं एकदम वापस सेकंड वाली में चला जाता हूँ। तो हमने आज क्या कंप्लीट किया, एक तो यूपीएससी कंप्लीट कर लिया, एक एसपीएससी कंप्लीट कर दिया, एक जेएसपीएससी कंप्लीट कर दिया, और एक आरपीएससी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से एक्चुअली देखो क्वेश्चन बने, अगर बने तो एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है राजस्थान के अंदर, मतलब कोई भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है, और मेरे हिसाब से बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये चीज़ कंप्लीट होगी ना, सेकंड क्लास करेंगे। सेकंड क्लास में क्या करेंगे, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसलिए पढ़ेंगे बिकॉज वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324 से 329A तक है, तो जस्ट इसके आगे वाला है, ठीक है। तो उस पर भी हम क्या चीज़ कंप्लीट कर लेंगे। तो आपका काम क्या है कि लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। और मुझे बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी और कैसा समझ में आया, मज़ा आया कि नहीं आया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू, ठीक है।